क्या नीतीश ममता की बेवफाई ने बढ़ाया अखिलेश का कद? जो मुलायम न गढ़ सके वो इतिहास बनाएंगे अखिलेश? कैसे यूपी के लड़के ध्वस्त करने वाले हैं सारे सियासी समीकरण? प्रधानमंत्री पद के लिए क्या वाकई अखिलेश के नाम पर इंडिया में बनेगी सर्वसम्मति? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश के बढ़ते कद और विपक्षी गठबंधन इंडिया में उनके सियासी दखल की। साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश की पिचिंग यानी उनकी कूटनीति के जरिए बदलती रणनीति के इर्द गिर्द घूमती विपक्षी दलों की राजनीति की। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले अभी बस कुछ ही दिन गुजर रहे हैं, वही इंतजार का वक्त है। जी हां, वही वक्त है इंतजार का। ये रणनीति बनाने का वक्त है। ये वही वक्त है जो अगले 5 सालों के लिए किसी भी राजनेता को देश की सत्ता के केंद्र तक पहुंचा सकता है या फिर गुमनामी के अंधेरों में धकेल भी सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ है विपक्षी दलों की साझा चुनौती इंडिया, जिसके नेतृत्व की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। अभी तक की तस्वीर तो यही है। इन सब के दरमियान हाल फिलहाल कई बड़े फेरबदल भी हुए। जी हां, बड़े फेरबदल, क्योंकि इन्हीं फेरबदल ने यूपी के लड़कों नहीं बल्कि यूपी के लड़के अखिलेश को सुनहरे सियासी ख्वाब देखने की वजह भी दे दी है और राजनीति से जुड़े तमाम गुणा भाग का हल तलाश कर दिल्ली तक पहुंचने का एक मौका भी। अब ये मौका कितना बड़ा है और अखिलेश इस मौके को भुनाने के लिए कितने मुफीद सियासतदान हैं, इस बात को समझने के लिए आपको अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को समझना होगा, उनके संघर्ष पर गौर करना होगा, जिस पर हम इत्मीनान से बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सियासी आंकड़ों को समझते हैं। तो असल बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जीत का गणित जातिगत गणित को साध कर ही सेट किया जा सकता है। तभी तो वक्त वक्त पर जातिगत जनगणना की विपक्ष की मांग पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी पार्टी लाइन से इतर जाते हुए कुछ बहकते हुए नजर आए हैं और संकेत दे चुके हैं कि सही जातिगत जनगणना तो पीएम मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन है। अब खैर, ये तो सियासत है, क्योंकि कभी कभी पार्टी लाइन से इतर जाकर ही पार्टी के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। लौटते हैं वापस यूपी के जातिगत गणित और उसमें अखिलेश यादव के दखल पर। दरअसल यूपी में ओबीसी की करीब 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। जिसके साथ साथ अगर जनता के बीच समाजवादी पार्टी M+Y समीकरण सिद्ध कर ले जाती है तो साइकिल की रफ्तार को थामना नामुमकिन है। मगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, वो ना हो सका तो सब खाक रह जाएगा, ये सब तो वक्त पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जब आप यूपी के जातिगत गणित को समझते हैं तो यूपी से जुड़े एक सबसे खास आंकड़े जिस पर गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है, और वो ये है कि यूपी के लगभग 50% पिछड़े वोट बैंक में करीब 40% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता। ये वही जादुई आंकड़ा है जो सभी दलों के लिए मौके बना देता है और बताता है कि आखिर क्यों एक तरफ यूपी में इंडिया के बैनर तले अखिलेश ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद पीडीए यात्रा भी निकाल रहे हैं, जिसे अखिलेश यादव खुद पिछड़ा दलित अगड़ा की यात्रा करार दे चुके हैं। इस यात्रा के जरिए अखिलेश की चाहत ओबीसी के साथ साथ दलित और अगड़ा यानी सामान्य वर्ग के वोट बैंक को के जो जनाधार है उसे जोड़कर अपने पक्ष में करने की है, जो अगर पूरी हो जाती है तो जाति आधारित बीएसपी यानी मायावती की सियासी महत्वाकांक्षा को तो दूर छोड़िए, बीजेपी के मिशन 80 के ख्वाब भी चकनाचूर होते नजर आ सकते हैं, जो बताता है कि आने वाले वक्त में अखिलेश इंडिया में अपनी बड़ी भूमिका गढ़ते नजर आएंगे। तो ये तो बात यूपी के सियासी गणित की हो गई। अब अखिलेश के बढ़ते सियासी कद पर गौर करते हैं। दरअसल वर्तमान दौर में नीतीश का जाना, ममता का मुंह मोड़ लेना और केजरीवाल का आंख दिखाना इंडिया में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इन सब के बावजूद कमजोर होती कांग्रेस की सियासी रणनीति को यूपी में अखिलेश यादव का साथ मिला है, या कहें कुछ वक्त के लिए ही सही। कांग्रेस की डूबती नैया को फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ने ही बीच मझधार में डूबने से बचाया है। अब ऐसे हालात में अखिलेश यादव के हालिया कुछ बयानों और उनके ट्वीट्स ने न सिर्फ यूपी में उनके सियासी कद की बानगी भर दी है, बल्कि अखिलेश यादव के उस रुख को भी मजबूत किया है जिसकी बदौलत
वो लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहते आ रहे थे कि यूपी में सीटों का बंटवारा जमीन पर सियासी दलों के जनाधार के आधार पर ही होगा। इसी कड़ी में 27 जनवरी को ट्वीट करके अखिलेश ने जहां सीटों के गणित में उलझी इंडिया की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है, बल्कि नीतीश कुमार की विदाई के वक्त पर दिए अपने बयान से अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय भी दे दिया है, जिसके चलते 27 जनवरी वाले अखिलेश के ट्वीट में छिपे संकेतों से पहले हम 28 जनवरी को अखिलेश के सिलसिलेवार तरीके से किए गए ट्वीट्स का मतलब आपको समझाते हैं। अखिलेश ने 28 जनवरी को पहला ट्वीट किया और कहा, बीजेपी अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। अब इस ट्वीट की बात करते हैं तो इस ट्वीट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, मगर इशारा दो व्यक्तियों की तरफ है। पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा बिहार के सर्वकालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हाँ, सर्वकालिक, क्योंकि मुख्यमंत्री इसलिए हमने सर्वकालिक कहा क्योंकि बिहार में कुछ सालों से सत्ता दल बदलते, विपक्षी दल बदलते हैं, जो नहीं बदलते हैं वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी असली वजह और कहानी पर वक्त बर्बाद करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनता है और ये सब जानती है, जिसके चलते ही अखिलेश यादव ने भी 28 जनवरी को किए अपने दूसरे ट्वीट में इसी ओर इशारा भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री पद तक ही सीमित कर दिया। बीजेपी ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब बीजेपी गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अखिलेश का इन ट्वीट्स में छिपा संकेत साफ है कि नीतीश की इंडिया से विदाई को वो विपक्षी साझा चुनौती के लिए एक बड़ा झटका नहीं, बल्कि अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के लिए एक बड़ा मौका समझते हैं, जिसके कारण ही वो यूपी के मुद्दों के साथ साथ अब सीधे तौर पर प्रदेश के बाहर की सियासत के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और केंद्र के सत्ता दल के साथ साथ विपक्षी खेमे के दलों को भी गठबंधन दल इंडिया का सियासी दायरा भी समझा रहे हैं कि आपको एक रास्ता चुनना होगा जो जनता के जनाधार पर टिका हो। अब बात 27 जनवरी के अखिलेश के ट्वीट की कर लेते हैं। दरअसल 27 जनवरी से पहले यूपी में कांग्रेस और सपा के खेमे के तमाम नेता सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार माथापच्ची कर रहे थे, क्योंकि यूपी में कांग्रेस करीब करीब 25 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी चुनाव लड़ने के लिए, जिसके लिए कांग्रेस का पक्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से जुड़े आंकड़ों पर आधारित था, क्योंकि तब करीब करीब 30 सीटों पर कांग्रेस ने 2014 और 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 2009 की सियासी बिसात, 2014 की चुनौती, 2019 की सियासत और 2024 की सियासी परीक्षा बिल्कुल अलग है। इनकी कहानी भी अलग अलग है, मुद्दे भी अलग अलग हैं और जनता का माइंडसेट भी बिल्कुल अलग है। ऐसे में 27 जनवरी को अखिलेश यादव ने तमाम सियासी पंडितों की भविष्यवाणी और संभावनाओं को दरकिनार कर एक ट्वीट कर दिया और कहा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो सही सुना आपने, यहां बात अखिलेश यादव इतिहास बदलने की कर रहे हैं और उनकी कोशिश उस इतिहास को गढ़ने की है जिसे मुलायम सिंह यादव चाहकर भी अपने पक्ष में नहीं कर पाए थे। खैर, वो एक अलग वक्त था, ये वक्त अलग है। ऐसे में अखिलेश के बुलंद ऐलान के बाद भी कांग्रेस भले ही अभी भी आस लगाए बैठी हो कि उसे यूपी में 11 से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये ठीक वैसी ही उम्मीद है जो नीतीश कुमार को इंडिया में शामिल होकर प्रधानमंत्री बनने की थी। वो उम्मीद भी टूट गई और ये संभावनाएं भी सिमट जाएंगी, क्योंकि अखिलेश अपनी बात से पीछे हटने वाले हरगिज नहीं हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है और यही उनके मजबूत इरादों की वजह भी है। तो ऐसे हालात में अखिलेश के व्यक्तित्व का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा शुरुआत में हमने कहा था, सियासी गलियारों में पीएम पद के लिए अखिलेश की पिचिंग की चर्चा की असली वजह उनके व्यक्तित्व और उनके संघर्ष और उस संघर्ष में निखरती उनकी सियासत से जुड़ी है। चलिए अब इस पर भी इत्मीनान से बात करते हैं। तो अखिलेश यादव वो राजनेता जिसने विरासत में मिली सियासत और उस सियासत में खुद के वर्चस्व की तलाश की खातिर अपनी पार्टी के अंदर, अपने कुनबे के भीतर हर एक चुनौती को न सिर्फ पर्दे के पीछे बल्कि सार्वजनिक तौर पर भी स्वीकार किया है और कई मर्तबा उस चुनौती से पार पाने के लिए वो संघर्ष करते भी नजर आए हैं।
जिसकी बानगी 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान तब देखने को मिली थी जब पार्टी में खुद के सियासी कद को स्पष्ट करने के लिए वो अपने ही कुनबे के चक्रव्यूह में फंस गए थे। मगर अपने अपनों की तमाम चुनौतियों को धता बताते हुए आखिर में अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर कहा जाता है अगर दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई करनी है तो उत्तर प्रदेश का दिल जीतना ही होगा, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सफलतापूर्वक कमान भी संभालते हैं। अब ऐसे में भले ही 2017 में अखिलेश यादव को करारी हार नसीब होती हो, चाहे 2019 के सियासी प्रयोग में भी उनकी चिर प्रतिद्वंदी मायावती को बड़ा लाभ हुआ हो और फिर 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी उन्हें जीत के पैरामीटर पर निराश कर रहे हो, लेकिन इन तमाम आंकड़ों, परिणामों और उन्हें साधने के प्रयासों ने अखिलेश की राजनीति को निखार दिया। और सच यही है, जब अखिलेश के सामने ब्रांड पीएम मोदी के साथ साथ सर्व स्वीकार्य सीएम योगी जैसे विरोधी 2017 के चुनावी मैदान में थे, तब भी अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाने में काफी हद तक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से कहा जाएगा सफल ही रही थी और सम्मान के साथ। सही सुन रहे हैं आप, ससम्मान मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के काबिल बनी थी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की प्रतिष्ठा से जुड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए भी एक तय मापदंड को पूरा करना होता है। और ये वही उपलब्धि है जो 2014 और 2019 में केंद्र की सियासत में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सर्वमान्य तौर पर नसीब नहीं हुई थी। खैर, अब खेल बड़ा है, बात सीएम की कुर्सी की नहीं है, क्योंकि जिक्र लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में लक्ष्य किसी एक सूबे की कमान संभालने का नहीं है, बल्कि बात 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन होकर अगले 5 साल के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए सियासी कालचक्र से लड़ाई का है, जो बताता है कि पक्ष विपक्ष के पिछले दांवपेच अब नई पैकेजिंग या नई ब्रांडिंग के साथ जनता के बीच पेश किए जाने से काम आने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ नया कर गुजरना होगा ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की तस्वीर को अब बदला जा सके। बहरहाल 2024 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में जनता के बीच बीजेपी का खेमा फ्रंट फुट पर विरोधियों की चुनौतियों को ध्वस्त करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के बैनर तले तमाम दल अपनी सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच दलगत राजनीति से इतर जाकर अपने गठबंधन दल इंडिया की मुश्किलों को सुलझाकर अपने ही खेमे के राजनेताओं से ऊपर उठकर अखिलेश यादव कर रहे हैं पीएम पद के लिए पिचिंग। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर सटीक आकलन के साथ।